हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। हमने लास्ट लेक्चर में मोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स लास्ट लेक्चर में हमने इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा था। वो तो उससे पहले हमने मोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स कर लिया था। अब लास्ट लेक्चर में हमारा जो इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स यानी कि डिफरेंट टाइप्स के हमने प्लास्टिक्स देखे जो कि इंजीनियरिंग पर्पस के लिए थे। ठीक है, उनके एप्लीकेशंस भी देखे थे। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि रबर क्या होता है, और रबर के हमें मेन जो 2 टाइप पढ़ने हैं वो आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि रबर जो है वो 2 टाइप का है, 2 टाइप में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये है रबर। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल रबर। नेचुरल रबर दैट इज रॉ रबर। ठीक है, ये क्या है? रॉ रबर या फिर नेचुरल रबर। तो ये क्या है, इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, किस तरह से ये मिलता है? इसका क्या है? ट्री है। आप जानते हैं कि रबर जो है वो ट्री, इसका मतलब प्लांटेशन होता है। ठीक है, इसमें से रबर निकलता है, जिसके हम कैसे निकालते हैं? एक ट्रॉपिकल ट्रीज होती हैं, ठीक है ना, सेमी ट्रॉपिकल रीजन्स। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ कंट्रीज़ हैं ऐसे जो सेमी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह। वहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल ट्रीज़ पाई जाती हैं। उसके जो मतलब कि उसका उस ट्री का नाम भी है, उस ट्री का नाम है, मैं बता देती हूँ, उस ट्री का नाम है हेविया ब्रासिलियंस एंड गोल। ठीक है, इस तरह से ये नेम है उसका। ठीक है, ट्रॉपिकल ट्री है, ट्रॉपिकल ट्री। तो देखिए, इसके बार्क में यानी कि जो उसका सैप हम निकालते हैं, यानी कि इसका रस होता है ना, पौधे का रस होता है, वो चीज़ हम निकालते हैं, तो इसके बार्क से निकालते हैं। ठीक है, उसके तने में क्या कर दिया जाता है? इंसिजन किया जाता है। ठीक है, इंसिजन यानी कि चीर दिया जाता है। ठीक है, इंसिजन किया जाता है। ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये टैपिंग का है। उस ट्री में से, उसके बार्क में से हम क्या कर रहे हैं? उसका सैप निकाल रहे हैं। सैप समझ रहे हैं? सैप क्या है? सैप यानी कि जो रस होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो वो उसको हम निकाल रहे हैं फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री, एंड दैट ट्री इज ट्रॉपिकल ट्री। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस प्रोसेस को कहते हैं टैपिंग। इसमें क्या होता है कि इस तरह से, जैसे कि बार्क है ना, तो ऐसे उसमें कट्स लगाए जाते हैं, चीरा जाता है, इस तरह चीर करके, और यहाँ पर वेसल्स रखे जाते हैं। ऐसे मतलब उनको इस तरह लटका दिया जाता है, इस तरह से ऐसे कर दिया जाता है कि वो इसके अंदर से जैसे कि आए फ्लो करते हुए, तो वो यहाँ पे जमा हो जाए। ठीक है, जमा हो जाए, वेसल्स के अंदर उनको जमा किया जाता है। ठीक है ना, तो इसको टैपिंग कहते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने उसका जो है कुछ मतलब कि सैप निकाल लिया, सैप। ठीक है ना, सैप हमने इसके बार्क में से निकाल दिया ट्री पे, और वो वेसल रहते हैं। ये है ना, ये वेसल है, यानी कि कुछ न कुछ वहाँ पे रख देते हैं, कटोरे टाइप का। ठीक है, चीज़ कि जिससे कि वो इतना गहरा हो कि जैसे कि वो फ्लो हो करके आ जाए। जैसे मैं इस बोर्ड को अगर मैं बिल्कुल ऐसे इंसिज कर देती हूँ, ठीक है, इंसिजन करना यानी कि चीरना। ठीक है, हल्का हल्का इसको हम अगर स्क्रैच करके चीर देते हैं, तो वहाँ से हमें निकलता हुआ उस पेड़ में दिखाई देगा कि वाइट कलर का एक स्टिकी सा, क्या है वो? स्टिकी एक मिल्की जूसी टाइप का ये जो सैप है, स्टिकी रहेगा, मिल्की रहेगा। आप स्टिकी, मिल्की
टाइप का जो है ये कॉलॉइड रहेगा, ठीक है, जो कि निकलता है इसी तरह टैपिंग करने से, ठीक है। तो ये निकल के आ गया, और ये जो चीज़ निकला है, ठीक है, उसको लैटेक्स बोलते हैं, यानी कि लैटेक्स ये निकला है। कहने का मीन्स है कि जिस तरह से ये इसमें आ गया है ना, ये ट्री के अंदर ये लैटेक्स है, ठीक है, यानी जो अब ये जो ट्री से निकला है सैप, ठीक है, हमने सैप निकाला यानी कि रस इसका निकाल लिया, जो कि है मिल्की स्टिकी कॉलॉइड्स, ठीक है ना। और वो कैसे निकला? बाय इंसिजन, ठीक है, यानी कि चीर करके निकला, और वहाँ हमने वेसल्स लगाए, ठीक है, जिसके अंदर वो कलेक्ट कर पाए हम उसको, ठीक है, किसी चीज़ में कलेक्ट किया हमने। और ये जो है मास जो आप देख रहे हैं ये लेटेक्स होता है, ठीक है। तो ये बेसिक अगर मैं कहूँ नेचुरल रबड़ के अंदर तो वो है लेटेक्स, ठीक है। अभी हम लिखेंगे नेचुरल रबड़ का, लिख ही लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक मटेरियल, ये इरेज कर दूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, ये ट्री का नाम है, ठीक है। तो ये हो गया। It consists of basic material, that is latex, ठीक है, which is a dispersion of isoprene, which is a dispersion of isoprene, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इस तरह से कलेक्ट कर लिया हमने, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है जब ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, क्या होता है कि आइसोप्रीन जो है these isoprene polymerizes to form cis polyisoprene, ठीक है, पॉलीमराइजेशन होता है। और ये लॉन्ग, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं लॉन्ग चेन्स ऑफ सिस पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है, ये पॉलीमराइज करते हैं और पॉलीआइसोप्रीन बनाते हैं। ये है नेचुरल रबड़, जो कि हमने लेटेक्स देख लिया किस तरह से वो कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद जो लेटेक्स कलेक्ट कर लिया, उसके बाद होता क्या है कि उसको डाइल्यूट किया जाता है। कहने का मीन्स है कि फिल्टर किया जाता है। अगर कोई डर्ट वगैरह प्रेजेंट है तो उसको निकालेंगे हम, ठीक है ना, उसको डर्ट वगैरह जो है वो सब निकालेंगे, तो वो प्रोसेस होता है फिल्टर करने का, फिल्टर आउट करने का डर्ट्स को, ठीक है। फिर उसके अंदर ना कुछ एसिड्स मिलाई जाती है, जैसे कि एसिड्स एसिटिक या फॉर्मिक, ठीक है ना, एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड।
एसिटिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड को ऐड किया जाता है, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड को ऐड किया जाता है, ठीक है ना। उसको जब फिल्टर्ड हो जाता है, डर्ट वगैरह निकलता है, तो उसके बाद एसिटिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड को हम ऐड करके क्या करते हैं कि उसको कन्वर्ट किया जाता है, जमाया जाता है ना। एक वर्ड है कोएगुलेट, कोएगुलेट, ठीक है ना, कोएगुलेट किया जाता है मतलब कि जमाया जाता है। और वो इसके होने पर यानी कि ये एसिड ऐड होता है, उसके बाद कोएगुलेट होता है और जो कि जम करके, है ना, जमना इसको कहते हैं, ठीक है। तो जम गया और वो वाइट मास में कन्वर्ट होता है, वाइट मास, ठीक है। वाइट कलर का एक मास दिखाई देगा जो कि रबड़ का फॉर्म, हम जिसको रबड़ कहते हैं, ठीक है। और वो भी कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट वाइट मास। तो समझ आया कि क्या है लेटेक्स। यहाँ से हमने कलेक्ट किया टैपिंग करके हम इधर से लेके आए इसको, ठीक है, कलेक्ट किया, उसमें इंसिजन करके स्टिकी मिल्की कोलाइट्स वहाँ पे फॉर्म हुआ, यानी कि ये जो है सैप होता है जो कि निकला इसके बार्क ऑफ द ट्री से। ट्री कौन सा है, इस तरह की ट्रीज़ हैं जो मैंने इससे पहले लिखी थी, ठीक है। और वो कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल ट्रीज़ है वो, और वो ट्रॉपिकल सेमी ट्रॉपिकल रीजन्स जैसे कि कंट्रीज़ हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ठीक है ना, इस तरह की कंट्रीज़, वहाँ पर मतलब ये ट्रीज़ पाई जाती हैं और वहाँ उससे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये कलेक्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद इसमें लेटेक्स है, इसको जो है लेटेक्स बोलते हैं, जो बेसिक मटेरियल है हमारा नेचुरल रबड़ के अंदर। और वो जो है उसके अंदर डिस्पर्जन होता है किसका, आइसोप्रीन का, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, यानी कि जब इसका ट्रीटमेंट होता है आगे, तो ये क्या होता है, फॉर्म करता है आइसोप्रीन से पॉली आइसोप्रीन बनाता है, पॉलीमराइजेशन होता है, लॉन्ग चेन्स बनाता है पॉली आइसोप्रीन के, ठीक है। तो ये नेचुरल रबड़ हो जाता है, ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखिए रबड़ का हमने ये देख लिया कि किस तरह से वो लेटेक्स आ रहा है और फिर उसके बाद वो कैसे सॉफ्ट वाइट मास में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, कैसे जो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड हमने डाला था, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो फॉर्म हुआ कोएगुलेट करके हुआ, तो कोएगुलम उसका नाम हो जाता है, नाम उसका बोल सकते हैं कोएगुलम, यानी कि वो जो सॉफ्ट वाइट मास था उसको हम कोएगुलम बोल रहे हैं, ठीक है। अब जो है इसको आप फर्दर और प्रोसेस करके जो है एक तो क्रेप रबड़ बना सकते हैं, ठीक है, कौन सा, क्रेप रबड़, फिर स्मोक्ड रबड़, ठीक है। तो जो इसमें आगे मतलब प्रोसेस होता है जो बनाने का वो यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए हम क्रेप ही रबड़ मान लेते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो क्रेप रबड़ क्या होता है, अब ये जो कोएगुलम है कलेक्ट किया हमने, सॉफ्ट वाइट मास में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो है इसको सुखाया जाता है, इसको सुखाया जाता है कितने टाइम तक, ड्रेन्ड फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स तक के। ये हमारा क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है, प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रबड़, नेचुरल रबड़। तो ये क्या है, हम इसमें देख रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेसेस है। तो इसके अंदर क्या है, ड्रेन्ड जो है हमने 2 आवर्स तक किया, हम ये बना रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 घंटे तक के हमने इसमें सुखाया, ठीक है, इसको सुखाया। और फिर उसके बाद जो है एक क्रेपिंग मशीन आती है, ठीक है ना, क्रेपिंग मशीन होती है जिसके अंदर 2 रोलर्स होते हैं। अब इनको क्रेपिंग मशीन में डाल दिया जाता है, क्रेपिंग मशीन,
ठीक है, इसके अंदर डाल दिया जाता है, जिसके अंदर 2 रोलर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो है उसके अंदर ग्रूव्स होती हैं, गड्ढे टाइप के इस तरह से होते हैं। कि देखिए किया क्या जाता है, इनका जो पर्पस है ये इसमें ये है कि मतलब जो स्पॉन्जी, ये जो स्पॉन्जी सा कोएगुलम है या फिर आपका ये स्पॉन्जी जो ये मास है, ठीक है ना, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, शीट्स में, ठीक है ना। तो क्रेपिंग मशीन्स में डाला जाता है, इस तरह से उसका जो है ना डिज़ाइन होता है जिसके अंदर कि वो कन्वर्ट कर दे आगे जाके शीट्स में, ठीक है। तो ये स्पॉन्जी से ही कोएगुलम जो है वो हमारा शीट्स में इसके बाद आके चेंज हो जाता है, ठीक है, शीट्स में चेंज होता है। ये है पर्पस क्रेप रबड़ का, ठीक है ना। तो ये हुआ, और उसके अंदर जो ये जो शीट्स है उसमें जो रफ सरफेस टाइप का आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ये शीट्स में कन्वर्ट हुआ है क्रेप रबड़ में, फिर आगे फर्दर उसका एप्लीकेशंस और फिर फैक्ट्रीज में आगे जो भी चीज़ बननी होती है उससे फिर वो आगे जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेसिंग हो गया रबड़ का। अब देखिए नेचुरल रबड़ की कुछ कमियां थी, है ना। नेचुरल रबड़ के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि हर एक एप्लीकेशन के लिए वो सुइटेबल नहीं हो पा रहा था, बात ये है। तो जिसकी वजह से उसके ड्रॉबैक्स निकली, तो हम नेचुरल रबड़ को हर जगह यूज़ नहीं कर रहे थे। तो कुछ कुछ पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स थे जिसके वजह से मतलब बोला गया कि कमी है वो, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स हैं, तो वो ड्रॉबैक्स क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। फिर वही ड्रॉबैक्स मैंने आपको बताया था कि वुल्कनाइजेशन एक प्रोसेस हम करते हैं जिससे कि हम इम्प्रूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। रबड़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करते हैं कुछ चीज़ें ऐड करके, खास करके सल्फर ऐड करके हम हार्ड बनाते हैं नेचुरल रबड़ को, ठीक है। तो देखिए पहले हम करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ नेचुरल रबर, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स क्या है नेचुरल रबड़ के वो देख लेते हैं पॉइंट वाइज। सो फर्स्ट है इट इज प्लास्टिक इन नेचर, इट इज प्लास्टिक इन नेचर। ये हो गया। सेकेंड है कि ये बहुत वीक है, ठीक है, इट इज वीक। अब वीक होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे बनाते हैं जिसमें कि हमें वीक रबड़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए किसी किसी चीज़ को बनाने के लिए, है ना। तो इट इज़ वीक, वहाँ पे सुइटेबल नहीं हो पाया। फिर आपको इट हैज़ लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी, इट हैज़ लार्ज या हाई कहिए, इट हैज़ हाई वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर को एब्जॉर्ब करने का इसके अंदर कैपेसिटी था, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करता था। और क्या है नेक्स्ट, इट हैज़ लिटिल ड्यूरेबिलिटी, इट हैज़ लिटिल ड्यूरेबिलिटी। देखिए हम कोई चीज़ अगर बनाएंगे तो अगर ऐसे मटेरियल की बनाए जिसकी कोई ड्यूरेबिलिटी ही नहीं है, ड्यूरेबिलिटी मीन्स ज़्यादा दिन तक की ये रहेगा ही नहीं, ड्यूरेबल मीन्स क्या होता है, ज़्यादा दिन तक जीने वाला, है ना। तो ज़्यादा दिन तक के चलने वाला, तो ज़्यादा दिन तक जब ये मटेरियल ही नहीं चलेगा तो इससे जो बनने वाली चीज़ है वो क्या चलेगी, है ना। तो इसीलिए नेचुरल रबड़ यहाँ पे भी फेल कर गया। और क्या है इसमें, इट पेरिशेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन इन एयर,
इट पेरिशेस मतलब खराब हो जाता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन इन एयर, एयर में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, तो ये खराब हो जाता है। इट इज नॉन रेजिस्टेंट टू नॉन पोलर सॉल्वेंट, it is non resistant to non polar solvents, ठीक है। अब ये इसी से रिलेटेड है, कहने का मीन्स है कि ये नॉन रेजिस्टेंट। अब कोई मटेरियल को क्या रहना चाहिए, केमिकल इनर्टनेस होना चाहिए उसके अंदर, केमिकल इनर्टनेस होना चाहिए जो कि यहाँ पे इसके पास नहीं है। रेजिस्टेंस होना चाहिए केमिकल रिएक्टिविटी को ना करने, केमिकल रिएक्शन नहीं होने के लिए, ठीक है। तो हमको वैसा मटेरियल चाहिए कुछ बनाने के लिए, तो इट इज़ नॉन रेजिस्टेंट टू नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। जैसे कि सॉल्वेंट्स कौन कौन से, लाइक वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स, लाइक वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स, और भी है बेंजीन एटसेट्रा, ठीक है। ये हो गया। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि मतलब ड्रॉबैक्स हैं नेचुरल रबर्स के, ठीक है। तो अब ये ड्रॉबैक्स आया तो अब कुछ समाधान निकलेगा, सॉल्यूशन इसका निकलेगा कि भाई कुछ ऐसा इसका यूज़ किया जाए, इसको कुछ किया जाए, कुछ बनाया जाए, जैसे कि फिलर्स वगैरह कुछ ऐड किया जाए, ऐड करके जो है इसको कुछ इम्प्रूव करके कुछ अच्छा मटेरियल बनाया जाए, है ना। तो रबड़ को ही हम वुल्केनाइज्ड करते हैं, यानी कि वुल्केनाइजेशन से, एक प्रोसेस है वुल्केनाइजेशन, जिससे हम रबड़ को क्या करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। तो इसी को हम इम्प्रूव करेंगे, तो आप इसको नोट करिए। उसके बाद वुल्केनाइजेशन यानी कि केमिकल वो रिएक्शन है, वुल्केनाइजेशन रिएक्शन जो है हम देखते हैं कैसे करते हैं, उसमें एडअप क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारा अनवुल्केनाइज्ड, यानी कि हमने अभी, ये नेचुरल रबर है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो है ये अनवुल्केनाइज्ड है, ये अनवुल्केनाइज्ड रबर है, जो कि अभी वुल्केनाइजेशन इसका हमने नहीं किया है। अनवुल्केनाइज्ड रबर, ठीक है, ये हो गया। तो इसका अब क्या होगा, वुल्केनाइजेशन होगा। तो वुल्केनाइजेशन, ये मैंने एरो इधर लगा दिया है, वुल्केनाइजेशन, और इसमें समझिए कि सल्फर का एडअप हो रहा है, ठीक है, सल्फर का एडिशन हो रहा है, ठीक है, सल्फर ऐड हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। रॉ रबर ये है, रॉ रबर रिंग्स भी कह सकते हैं, और ये है वुल्केनाइज्ड रबर, ठीक है। अब देखिए सल्फर का एडिशन, जहाँ जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर मतलब वुल्केनाइजेशन होकर, यानी कि वहाँ पे सल्फर का एडिशन हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, सल्फर ऐड हो गया है, सल्फर ऐड हो गया है यहाँ पे। तो सल्फर का एडिशन करके हम उसको और इम्प्रूव करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं वुल्केनाइजेशन के बारे में, ठीक है। वुल्केनाइजेशन, वुल्केनाइजेशन जो है वो हम क्यों कर रहे हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें हम हीट करते हैं, ठीक है, हीटिंग करवाते हैं सर्टेन टेम्परेचर पे, जैसे कि टेम्परेचर 100 से 140 डिग्री
सेल्सियस जो है हीटिंग होती है उस पर, और फिर सल्फ़र का एडिशन उसके अंदर करवाया जाता है सल्फ़र के प्रेजेंस में। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, पहले तो हम करते क्यों हैं, टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ रबर, टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ रबर, रबर की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल डालते हैं, जैसे कि सल्फ़र, ज़्यादातर सल्फ़र डाला जाता है, ठीक है ना। तो सल्फ़र है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सब कुछ डलता है। तो इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, हीटिंग करवाई जाती है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, हीटिंग कितने टेम्परेचर पे, प्रोसेस हीटिंग रॉ रबर जो है उसको सल्फर के साथ, विथ सल्फर एट टेम्परेचर 100 to 140 degree Celsius. Process of heating raw rubber with sulfur at temperature 100 to 140 degree Celsius. ठीक है, ये प्रोसेस है वुल्कनाइजेशन, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आप इसको भी इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये नोट कर लीजिएगा। और ये हमारा वुल्कनाइज्ड आएगा रबर, ये वाला वुल्कनाइज्ड रबर है, ठीक है, जो कि इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टी के साथ आएगा, वुल्कनाइज्ड रबर। अब जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, ठीक है ना, जैसे कि अब इसमें भी सल्फर की क्वांटिटी ज़्यादा या कम पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि हमें टायर बनाना है ना, तो टायर का जो रहता है, जैसे टायर रबर रहता है ना, एग्जांपल टायर रबर, ठीक है, टायर रबर के अंदर जो सल्फर रहता है वो रहता है आपको 3 to 5% तक के, 3 to 5%, ठीक है। और फिर अगर और इसमें हार्डनेस बढ़ जाती है, जैसे कि बैटरी केस के जो बैटरी केस का रबर होता है, ठीक है ना, बैटरी केस रबर, बैटरी केस रबर, उसमें जो सल्फर रहेगा, ये सल्फर है एस, ठीक है ना, उसमें जो सल्फर रहेगा वो 30%, ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक के रहता है, ठीक है, अबाउट 30%। तो कहने का मीन्स है कि वो डिपेंड करता है कि कितना सल्फर है, कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है हमको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वुल्कनाइजेशन, रबर का इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं। और जो सबसे ही ज़्यादा हार्ड, अगर जैसे कि हार्ड रबर जिसको कहते हैं, अगर आप कहें कि हार्ड रबर क्या होता है, तो हार्ड रबर इसको वुल्केनाइट भी कहते हैं, और वुल्केनाइट, ठीक है, वुल्केनाइट भी कहते हैं और इबोनाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इबोनाइट। उसके अंदर जो सल्फर रहता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर 32% रहता है सल्फर इसमें जो कंटेंट रहता है वो रहता है 32%, ठीक है, इतना ज़्यादा रहता है, बहुत हार्ड रबर की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सारा हो गया हमारा वुल्कनाइजेशन, नेचुरल रबर के बारे में सारी चीज़ें हो गई हैं। अब जो है हम सिंथेटिक रबर करते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद सिंथेटिक रबर मैं करवाती हूँ कि क्या होते हैं सिंथेटिक रबर, ठीक है।
अब हम करते हैं सिंथेटिक रबर क्या है। सिंथेटिक रबर, ठीक है। सिंथेटिक रबर जो है इसको आप आर्टिफिशियल रबर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी एक इलास्टोमर्स है। ये असल में और क्या है, वुल्कनाइजेशन आ गया प्रोसेस, तो उसके बाद ये क्या हो सकता है, मैन मेड रबर कैसा है, वुल्कनाइज्ड या फिर वुल्कनाइजेबल मैन मेड रबर, ठीक है। तो ये वुल्कनाइजेबल, कोई भी ऐसा वुल्कनाइजेबल यानी कि वुल्कनाइजेशन जिस रबर का हुआ हो, वो कोई भी ऐसा रबर हो सकता है, वो मैन मेड रबर है, ठीक है। एनी वुल्कनाइजेबल मैन मेड रबर विच इज पॉलीमर, ठीक है। अब ये जो है, आप अगर इलास्टिसिटी की इसकी बात करें तो ये भी इलास्टोमर्स ही है, ठीक है ना। आप इसको इलास्टोमर्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इसको इलास्टोमर्स भी कह सकते हैं सिंथेटिक रबर को, ठीक है। तो ये क्यों, इलास्टिसिटी तो इसमें भी रहेगी, तो कैसे कि भाई उसको जो है, ये इसकी ये बात है सिंथेटिक रबर की, कम से कम, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी, तो यही उसके अंदर वुल्कनाइजेशन होकर के और भी प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हुई है उसके अंदर, तो क्या होगा कि और स्ट्रेच, तो कम से कम अगर करेंगे तो कम से कम वो जो ओरिजिनल लेंथ है उससे 2% यानी कि 2% नहीं, मतलब कहने का मीन्स है 2 टाइम्स ज़्यादा जो है वो स्ट्रेच होगा, कम से कम, एटलीस्ट, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, तो एटलीस्ट 2 टाइम्स तो ज़रूर वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, ठीक है। इसकी बात है, तो लिख लेते हैं आगे, विच कैन बी, या इसी को यहाँ आगे एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको एंड, इट कैन बी लिख लेते हैं, इट कैन बी स्ट्रेच्ड at least 2 times the original length, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा कि फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाना चाहिए, तो वो हम ऐड करेंगे, बट इट रिटर्न्स to its original shape या size, original shape after releasing the deforming force, ठीक है। तो ये इसमें जो है, इट कैन बी स्ट्रेच्ड एटलीस्ट 2 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ, बट इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल लेंथ आप लिख सकते हैं, आफ्टर रिलीजिंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, जो हमने स्ट्रेच किया था उसके बाद वो चले जाना चाहिए अपने ओरिजिनल शेप में, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ ऐसे मतलब कि सिंथेटिक रबर्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ उनके यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक रबर में आपको क्या क्या है एग्जाम्पल, कुछ ऐसे जो इंडस्ट्रियल यूज़ हैं, जिनका मतलब है ही यूज़ तभी तो ये बने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको स्टायरीन रबर पहले नाम लिख लेते हैं, उसके बाद इसके कुछ रबर्स का यूज़ देख लेंगे। स्टायरीन रबर, जिसको ब्यूना एस भी बोलते हैं, ब्यूना एस के नाम से होता है, जाना जाता है। फिर आपको नेक्स्ट है नाइट्रिल रबर,
नाइट्रिल रबर, नाइट्रिल रबर, ठीक है। ब्यूना एन इसको कहते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा नियोप्रिन, नियोप्रिन पॉलीसल्फाइड रबर, पॉलीसल्फाइड रबर, ठीक है। फिर पॉलीयूरेथेन रबर, पॉलीयूरेथेन रबर, एटसेट्रा, ठीक है। ये सब ऐसे रबड़ हैं जो कि मतलब क्या है, जो आर्टिफिशियल ऐसे रबर्स हैं, आर्टिफिशियल यहाँ पे आप कर दीजिएगा, इसको आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल रबड़। तो देखिए ये हो गया आर्टिफिशियल रबर, क्योंकि देखिए आइडेंटिकल वो उससे नहीं है, नेचुरल रबर के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए हमने इसका मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं जब मैन मेड है तो वो आर्टिफिशियल रबर ही है, ठीक है ना। तो वो नेचुरल तो है नहीं, अब रहा नहीं, इतना हमने उसमें चेंज कर दिया है। तो अभी देखिए कुछ यूज़ देख लेते हैं। स्टाइरिन रबड़ का जो है मेनली यूज़ है, और भी बहुत यूज़ रहेगा, एक दो यूज़ देख लेते हैं। मेनली जो है मोटर टायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग मोटर टायर्स, ठीक है, मोटर टायर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। बाकी अडेसिव्स वगैरह में बनाने में भी यूज़ होता है ये, ठीक है। फिर नाइट्राइल का क्या है यूज़, इसको यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर हाई ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। फिर आपको ऐसे गास्केट्स, क्या है, गास्केट्स वगैरह जो हैं, प्रिंटिंग रोलर्स, एडहेसिव्स, प्रिंटिंग रोलर्स, प्रिंटिंग रोलर्स, एडहेसिव्स एटसेट्रा, ठीक है, ये हो गया। फिर नियोप्रिन है, नियोप्रिन जो है उसका भी यूज़ यही है गास्केट्स वगैरह बनाने में, और फिर मेन जो है ट्यूबिंग फॉर कैरिंग corrosive gases and oils, corrosive gases and oils को कैरी करने के लिए जो ट्यूबिंग होती है तो उसमें काम आता है वो बनाने में, ठीक है। ये फिर बाकी जो है गास्केट्स वगैरह ये सब बनाने में भी काम आता है ये वाला रबड़ भी, ठीक है। बाकी कॉमन यूजेस वही रहेंगे, लेकिन हम मेन एक दो चीज़ देख रहे हैं जब देख रहे हैं एग्जाम्पल्स। तो पॉलीसल्फाइड जो है रबड़, उसका यूज़ क्या है, पॉलीसल्फाइड रबड़ का जो है ये क्या होता है, ये हार्ड रबड़ जो है इट कैन नॉट बी वुल्केनाइज्ड, ये जो है पॉलीसल्फाइड रबड़ है उसको हम वुल्केनाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
तो ये जो है सिंथेटिक रबर है, वुल्केनाइजेशन से ही नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वुल्केनाइज ही हुआ हो। कहने का मतलब है कि ये जो है रिएक्शन, इस दो चीज़ के बीच में रिएक्शन है, उससे ये फॉर्म हुआ होता है। लेकिन जो है इसकी जो प्रॉपर्टी है जो है मतलब कि इसको वुल्केनाइज नहीं किया जा सकता है, ये है इसकी प्रॉपर्टी। तो इसका यूजेस वगैरह भी देख लेंगे। पॉलीयूरेथेन रबर, और जो मेन चीज़ है पॉलीयूरेथेन, जैसे कि इसका जो यूज़ अगर आप देखें तो इसका यूज़ है कोटिंग के लिए, कोटिंग्स में काम आता है ये, कोटिंग्स में पॉलीयूरेथेन रबर, ठीक है। सरफेस कोटिंग्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फोम्स, ठीक है। तो कोटिंग्स कौन सी? सरफेस कोटिंग्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फोम्स, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट कुछ थे जिनका हमने मेन यूज़ देख लिया। ऐसे हमें बस सिंथेटिक रबर जानना था कि क्या होता है। तो सिंथेटिक रबर एंड नेचुरल रबर भी हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। तो अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल्स, जो दिए हुए हैं, जैसे कि एस्बेस्टस है, थर्मोकोल है, ग्लास है, वुल है। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका एप्लीकेशंस, या ये चीज़ क्या होती है, ठीक है, थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। तो उन सब के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।